सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। पुराने वक्तों की बात है कि एक बहुत मशहूर बादशाह था। वो बड़ा लालची था और सोना जमा करने का शौकीन था। हर वक्त अपने ख़जाने में बैठा सोना गिनता रहता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक अजनबी से होती है। अजनबी ने बादशाह को बताया कि वो उसकी कोई भी तमन्ना, कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। बादशाह ने उससे फ़ौरन कहा कि मुझे कोई ऐसी कुव्वत दे दो कि मैं जिस चीज़ को हाथ लगाऊं वो सोना बन जाए। अजनबी ने उसको ये ताकत दे दी। अच्छा, उस अजनबी ने बादशाह को बताया कि कल सुबह जब तुम नींद से बेदार होगे तो तुम अपनी इस ताकत को इस्तेमाल भी कर सकते हो। जिस चीज़ को हाथ लगाओगे वो सोने की बन जाएगी। अच्छा, जब सुबह हुई तो बादशाह ने देखा उसके सर पे बस ये सवार था कि उसे हर चीज़ को सोना बनाना आता है या फिर नहीं आता। उसने जब बिस्तर पर पड़ी चादर को हाथ लगाया तो वो सोने की बन गई। बादशाह की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही और वो नाचने लगा। फिर उसने थोड़ी सी देर में अपने कमरे की हर चीज़ को सोने का बना दिया। फिर क्या होता है जी, उसे भूख लगती है तो उसने नाश्ता मंगवाया। जब उसने फलों को हाथ लगाया वो भी सोने के बन गए। वो थोड़ा सा परेशान हुआ कि अब आगे कैसे काम चलेगा, लेकिन फिर वो ये सोच सोच कर खुश होता रहा कि चले जब तक उसके पास ये ताकत है वो जितनी चीज़ों को सोने का बना सकता है बनाता चला जाए। फिर उसने क्या देखा कि खिड़की से नीचे बाग में देखा तो उसकी बेटी बाहर चहलकदमी कर रही थी। बादशाह ने उसे ऊपर बुलाया। वो कमरे में दाखिल होते ही बादशाह के गले से लग गई और यकदम सोने के मुजस्मे में तब्दील हो गई। अब बादशाह बहुत परेशान हुआ। उसने सिपाहियों को भेजा कि उस अजनबी को फ़ौरन वापस बुला कर लाएँ जिसने उसको ये हर चीज़ को सोना बनाने वाली ताकत दी है। जब अजनबी से दोबारा मुलाकात हुई तो बादशाह ने कहा कि मुझे कुव्वत, ये ताकत बिल्कुल नहीं चाहिए, बराए मेहरबानी इसे वापस ले लो, मुझे मेरी पहले वाली ज़िंदगी लौटा दो, मेरी बेटी को किसी तरह से ठीक कर दो, मुझे सोने वाली बेटी नहीं चाहिए, ये सोना बन गई है, इसको दोबारा जीता जागता इंसान बना दो मुजस्मे से। अब उस अजनबी ने कोई ऐसा अमल किया कि सब कुछ वापस पहले की तरह नॉर्मल हो गया। उसकी बेटी भी नॉर्मल हो गई और बादशाह का लालच उस दिन ख़त्म हो गया। अब इस कहानी से जो सबक हासिल होता है वो ये है कि गलत ख्वाहिशात हमेशा बर्बादी की तरफ लेकर जाती हैं। जब कोई दुआ या कोई तमन्ना पूरी नहीं होती ना तो ये समझ लेना चाहिए कि इसमें कोई भलाई छुपी हुई है। जैसे इंसान किसी चीज़ को हासिल करने की शदीद ख्वाहिश करता है और कभी उसे वो चीज़ मिल भी जाए तो फिर इंसान को अंदाज़ा होता है कि उसे वो चीज़ कितनी महंगी पड़ गई, और अगर इंसान को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक कोई चीज़ नहीं मिलती तो तब भी उसे अल्लाह का शुक्रगुजार रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह कि कहानियों, ड्रामों और खेल में या जो खिलाड़ी किरदार है वो बदले जा सकते हैं। लेकिन एक ज़ख्मी हो जाता है, उसका मुतबादिल उसका किरदार बखूबी अदा कर लेता है, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि इंसान का कोई भी किया जाने वाला जो अमल है उसकी शख्सियत को बड़ा मुतासिर कर सकता है, उसके माजी का कभी ना मिटने वाला हिस्सा बन सकता है और ज़िंदगी भर लोग उस इंसान को उसी अच्छे या बुरे अमल से मंसूब करते रहेंगे। हमें अपनी कोई भी तमन्ना, कोई भी ख्वाहिश पूरी करने से पहले अपने माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी, हर रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए कि हमारा कोई भी अमल हमारे अपनों पर असरअंदाज होगा कि नहीं होगा। अब हमारा कोई भी गलत कदम हमारे घर वालों को, हमारे रिश्तेदारों के लिए सज़ा भी बन सकता है। अब नाज़रीन, जैसा कि कहानी में बादशाह का लालच जो उसकी सबसे बड़ी खामी थी या कह लें कि गलती थी वो उसके सामने आ गई, उसको सज़ा भुगतना पड़ी, लेकिन फिर बादशाह को गलती का एहसास हुआ और उसको अपने किए पर शर्मिंदगी हुई तो सब कुछ पहले जैसा बन गया। अब ये तो सिर्फ कहानी थी, इसलिए सब कुछ जितना जल्दी ख़राब हुआ उतनी जल्दी ठीक भी हो गया, लेकिन असल ज़िंदगी में एक मामूली सी गलती को ठीक करने में ज़माने लग जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ गलतियाँ करके उनसे सबक सीखना बहुत दूर की बात है। हम एक ही गलती को बार बार दोहराते हैं क्योंकि हमें अपनी गलती नहीं लग रही होती, बल्कि हमें अपने हरीफों को की जो गलतियाँ हैं या खामियाँ हैं सिर्फ वो नज़र आती रहती हैं। उन्हीं को बुनियाद बनाकर उन्हें बार बार टारगेट करते रहते हैं। अब होना तो ये चाहिए था ना कि माजी में जिस तरह इदारों पर इल्ज़ामात लगाए गए, उन पर हमला किया गया, अब हमें उस गलती से सबक सीखते हुए इदारों का एहतराम करना सीख लेना चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि माजी में जिस तरह हमने इदारों पर असरअंदाज होने की कोशिश की, अब अपनी उस गलती से सबक सीखते हुए इदारों को आज़ादाना हैसियत में काम करने देते। लेकिन हमने अपनी किसी गलती को ठीक करने की जहमत नहीं की और अब भी हम गलतियों पर गलतियां करते चले जा रहे हैं।
अब भी अदलिया और कौमी सलामती के इदारों के किरदार पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश की जा रही है। कभी ऑडियो रिलीज़ करके, कभी वीडियो निकाल के इदारों की तस्दीक करने का अमल अब भी पूरे ज़ोरों शोर से आप देख रहे होंगे कि जारी है। अब कल क्या हुआ जी, राना शमीम साहब ने अपने जो बयान हल्फी है उससे इजहार ला ताल्लुकी किया, ला इल्मी का इजहार किया और अवाम और अदालत को भी यकीनी तौर पर हैरत में मुब्तला कर दिया। अब साबिक जो चीफ जज जीबी राना शमीम के बयान सामने आ जाने के बाद केस में एक ट्विस्ट आ गया। अब इस केस पर गहरी नज़र रखने वालों का ख्याल ये है कि अब इस केस को उछालने और मामले को बिगाड़ने वालों के चेहरे बेनकाब होंगे। अब मेरे ख्याल से इस केस को हर सूरत अंजाम तक पहुंचना ज़रूर चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, क्योंकि बात अदलिया के किरदार पर हो रही है। अदलिया आज़ादी से फैसले कर रही है, लेकिन इस तरह के इल्ज़ाम अदलिया के मोराल को डाउन करने का बाइस बन सकते हैं। इसीलिए इस केस का फैसला मेरे ख्याल से ज़रूरी है, होना चाहिए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोहतरम चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह भी यही सोच रखते हैं और उस मामले की जो संगीनी है ना उसको अच्छे तरीके से समझते भी हैं। इसीलिए हमें अदलिया पर मुकम्मल एतमाद करते हुए इस केस का जो फैसला है अदालत और उसके मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर छोड़ देना चाहिए। अच्छा नाज़रीन, अब बयान हल्फी के लीक होने या ना होने से मुतालिक बड़ी चहम गोइयाँ हो रही हैं कि जी किसने ये जो बयान हल्फी लीक किया। अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं और अब इस सवाल का जवाब जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम के बेटे अहमद हसन ने देने की कोशिश भी की। अहमद हसन राना के बकौल उनके वालिद ने बयान हल्फी जमा नहीं करवाया था। अगर वो लीक हुआ है तो मुमकिना तौर पर बरतानिया की नोटरी पब्लिक से लीक हुआ है। अब ये तो था राना शमीम साहब के बेटे का मौक़िफ़। हुकूमत भी अब इस सवाल का जवाब तलाश करी कि साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान का बयान हल्फी लीक हुआ तो कैसे हुआ। अच्छा, क्लिप होगा ये फवाद चौधरी साहब का और फ़ारूक हबीब साहब का, ज़रा चलाइएगा। अच्छा, सुना आपने फवाद चौधरी और फ़ारूक हबीब को। अब हुकूमत बयान हल्फी के इधर उधर हो जाने को मशकूक नज़रों से देख रही है और उंगलियां नून लीग पर उठा रही है। अब इस बात में सदाकत है कि राना शमीम अपने बयान हल्फी पर कायम है, लेकिन वो उस बयान हल्फी को नहीं मान रहे जो अखबार ने छापा था और राना शमीम साहब के बकौल उनका बयान हल्फी सील्ड है। तो फिर वो कौन सा एफिडेविट है जिस पर हुकूमत और इदारों के मुखालिफिन इतना खुश हो रहे थे। अच्छा, फवाद चौधरी साहब को जो सारे मामले की कहानी समझ में आई ना, वो बयान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जी, कि राना शमीम कह रहे हैं कि जी उनका एफिडेविट है ही नहीं, बल्कि उनका बयान हल्फी एक लॉकर में बंद है। और फवाद चौधरी की समझते हैं कि ऐसा मालूम हो रहा है कि एफिडेविट जो है वो नवाज शरीफ साहब के ज़रिए इस अखबार तक पहुंचा और अखबार ने नवाज शरीफ के बयान के ऊपर ये बयान हल्फी चला दिया। और फवाद चौधरी इस मामले पर नून लीग को कसूरवार ठहराते हुए कह रहे हैं कि नून लीग ने अदलिया के खिलाफ एक मुनज़्ज़म अंदाज में मुहिम चलाई और ये मुहिम नून लीग ने स्पॉन्सर्ड की, जिसमें मीडिया के कुछ लोग भी शामिल हैं। अच्छा, फवाद ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि अदालत इसका भरपूर नोटिस लेगी। अब इसी तरह फ़ारूक हबीब भी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कि जी कभी कतरी ख़त आ जाता है, कभी कैलिब्री फ़ॉन्ट आ जाता है, कभी ऑडियो आ जाती है, कभी वीडियो आ जाती है। इसी तरह ये जो हलफनामा है इसकी भी किसी किस्म की कोई हैसियत नहीं है, ये भी कतरी ख़त की तरह जाली है। और फ़ारूक के बकौल अब इस मामले को अदालत देख लेगी, क्योंकि इस बयान हल्फी के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज को टारगेट करने की कोशिश की गई है और ये अदलिया पर हमला था। और इस हमले के पीछे वही हिदायतकार हैं जिन्होंने कतरी ख़त बनवाया था, जिन्होंने जो जाली ट्रस्ट डीड है वो बनाई थी, और वो कोई और नहीं है, मरियम सफदर है, जो किसी से भी ढकी छुपी बात नहीं है। अब एक तरफ हुकूमत नून लीग पर इदारों के खिलाफ साजिशी चाल चलने का बाकायदा इल्ज़ाम लगा रही है, और अब पीपल्स पार्टी जो माजी में PDM और नून लीग की इत्तेहादी जमात थी, उसने भी नून लीग के ऊपर इदारों के साथ खेलने का इल्ज़ाम लगा दिया। और बिलावल ने तो एक कदम आगे बढ़कर यहाँ तक कह दिया कि नून लीग ने इदारों पर दबाव डाला कि जरदारी और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ केसेस बनाए जाएँ, उन्हें सज़ाएँ दी जाएँ। बिलावल को ज़रा सुनिएगा। सुना आपने बिलावल साहब को। बिलावल ने तो नून लीग के कहते हैं ना कि ईंट से ईंट बजा देना, बिल्कुल ऐसा ही है, ईंट से ईंट बजा दी और कहा कि ये वही लोग हैं जो पीपल्स पार्टी और बेनज़ीर भुट्टो को चोर चोर कहते थे, जो भुट्टो की बेटी चोर का नारा लगाते थे। और अफसोस के साथ अब खुद ये सर्टिफाइड चोर हो चुके हैं, जो लोग अदालतों को फ़ोन कॉल्स करके धमकियाँ दिलवाते थे, जो अदालतों पर दबाव डालते थे कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को 20-20 साल कैद की सज़ा सुनाओ। नून लीग वाले अदालतों को कहते थे कि बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की ख़ानदानी जायदादें भी जब्त करवाओ। अच्छा, बिलावल बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा करते हुए कह रहे हैं कि जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी को कमज़ोर करना चाहा उन्हें सज़ा दिलवानी चाहिए। आज वो ख़ुद इन सब अमल से गुज़र रहे हैं, ख़ुद जिस पर बिलावल को
ज़रा भी खुशी महसूस नहीं हो रही। और बिलावल ये कह रहे हैं कि जी आज उन्हीं के खिलाफ वीडियो और ऑडियो टेप्स निकल रही हैं। यानी अगर मैं बिलावल की बात का मतलब निकालूं तो वो ये कहना चाहते हैं शायद कि ये सब जो है मकाफात अमल है, यानी जो आप बोएंगे वो आप काटेंगे। जो नून लीग के साथ हो रहा है ये मकाफात अमल है। अब एक तरफ इस सारे मामले ने अगर मैं कहूँ उलझनों को बढ़ा दिया तो गलत नहीं होगा, और दूसरी जानिब EVM और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से अपोजिशन, हुकूमत और ये जो इलेक्शन कमीशन है उनमें भी उलझने ही देखी जा रही हैं, जो कि बढ़ती भी चली जा रही, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और इस पर शेख रशीद साहब जस्टिफाई करने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। ज़रा शेख साहब का क्लिप चलाइएगा। शेख रशीद कह रहे हैं कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने का और इसके साथ वोटिंग के अमल का भी अब कानून बन चुका है और अब वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर ही होगी। अब इस वक्त इस पर बहस की जा रही है, लेकिन फैसला अपोजिशन ने करना है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ अदालत में जाती है या फिर कुछ और फैसला करती है। अच्छा, शेख रशीद साहब इलेक्शन से पहले और बाद की जो हकीकी सूरत हाल है ना, उस पर बात करते हुए कह रहे हैं कि हर इलेक्शन से पहले और हर इलेक्शन के बाद एक नया धांधली का पंडोरा बॉक्स खुल जाता है, और शायद जो पंडोरा बॉक्स है ये आने वाले इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद फिर से खुल जाएगा। और वो कह रहे हैं जी कि ये लोग आगे जा चुके हैं लेकिन जो सियासतदान है ये पीछे जा रहा है। अच्छा, जैसा कि अपोजिशन इस वक्त कह लें कि हर तरह से मुश्किल में घिरी हुई है, शायद शेख रशीद साहब इस सिचुएशन को देखते हुए समझ रहे हैं कि जो अपोजिशन है ये हुकूमत की रास्ते में, हुकूमत की राह में कोई मुश्किल नहीं खड़ी कर सकती, क्योंकि ये अपोजिशन उनको लगता है कि नालायक है, निकम्मी है, और इमरान खान साहब को इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, मुझे शेख रशीद साहब के नालायक और निकम्मे वाली बात ये याद आया कि सिंध हुकूमत और वफाक भी एक दूसरे को क्या कहते हैं, नालायक, निकम्मा होने के बाकायदा फतवे सादिर कर रहे हैं। और यहाँ भी कोई, अगर मैं कहूँ कि अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं, बल्कि एक दूसरे को कसूरवार ठहराया जा रहा है। हर किसी को सामने वाले की गलती नज़र आ रही है, अपने अपने गिरेबान में कोई नहीं देख रहा है। और इस सब में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, किसी ने पत्थर उठाए हुए हैं, किसी ने ईंटें उठाई हुई हैं, कोई इधर से बात करता है, कोई इधर से जवाबी वार करता है, इसमें नुकसान किसका हो रहा है? अवाम का, कौम का, मुल्क का। फवाद चौधरी साहब का क्लिप चलाइएगा। अरे सुना आपने फवाद चौधरी साहब को, वो चीनी की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं इसका इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पर डालते हुए बाकायदा कह रहे हैं कि जिस सिंध हुकूमत ने जो क्रशिंग सीज़न उसको डिले किया, जिसकी वजह से चीनी की कीमतों में इजाफा देखने में आया। और फवाद चौधरी सिंध हुकूमत की गवर्नर्स पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी इस वक्त अहम मसला ये है कि सिंध हुकूमत से कराची और हैदराबाद में बुनियादी अशिया की कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही हैं। ये लोग हमें ना तजर्बाकार कहते थे, लेकिन ये लोग खुद 30 साल से ज़ायद सिंध पर हुक्मरानी कर रहे हैं, और उनकी जो तजर्बाकारी है ये कहाँ गई कि इनसे कीमतें तक कंट्रोल नहीं हो रही हैं। अच्छा, वज़ीर इत्तलात वज़ीर आला सिंध से मुखातिब होकर उन्हें कह रहे हैं कि हम इनसे एक बार फिर मुतालिबा करते हैं कि वो अपने मामलात को देखें। अच्छा, हुकूमत ये समझती है कि मुल्क में महंगाई का बैलेंस तब आउट होता है जब कराची में कीमतें बढ़ती हैं, और वफाक सिंध लगा रहा है कि सिंध में जो यूरिया की खपत है वो 6 महीनों में 53%, 53% बढ़ गई है, जिसका मतलब ये कि जी वहाँ पर स्मगलिंग बढ़ गई है। अब वफाक ने सिंध पर इतने इल्ज़ाम धर दिए तो सिंध हुकूमत आपको लगता है कि खामोश बैठेगी? खामोश तो नहीं बैठेगी। सईद गनी साहब का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। अरे सईद गनी वफाकी हुकूमत को नालायकी का ताना दे रहे हैं और किसी एक वफाकी वज़ीर को टारगेट करते हुए कह रहे हैं कि जी वैसे तो वफाकी जो हुकूमत है वो उसमें सभी नालायक हैं, लेकिन ये कौन सा महानालायक वफाकी वज़ीर था जिसने अपनी हुकूमत को यहाँ तक कह दिया कि सिंध में 16 लाख टन गंदम चोरी हो गई है। सिंध हुकूमत ने पूरे साल में जो गंदम हासिल की थी वो 12 लाख टन थी, और वफाकी हुकूमत ने इस बात को संजीदा ले लिया और सिंध हुकूमत से मुतालिबा किया कि अब इस पर कार्रवाई करें। अच्छा, अब ये फ़ारूक हबीब पार्टी को ज़ख़ीरा अंदोज़ों का साथी तक करार दे रहे हैं, और आज फ़ारूक हबीब ने और जो तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम है उन्होंने महंगाई के आलमी जो अदाद शुमार हैं वो बताए। मज़ीद उनका क्या कहना था, क्लिप होगा, थीम ज़रा चला दीजिएगा। अच्छा, सुना आपने फ़ारूक और मुज़म्मिल को। मुज़म्मिल असलम बता रहे हैं कि जी किस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जी हुकूमत ने महंगाई को 5% तक कम करने में अपना किरदार अदा किया है, और फ़ारूक ये कह रहे हैं जी कोरोना की वजह से यूरोज़ोन में महंगाई 5%, अमेरिका के बारे में बता रहे हैं जी 6.2%, कनाडा में 4.7% बढ़ी, और जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया में भी महंगाई हुई है। और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए खुराक व ज़र्रात की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में महंगाई का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया, 50 साला रिकॉर्ड। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हिदायत पर वफाक और सूबों में महंगाई पर काबू पाने के लिए वो कह रहे जी इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं, और फ़ारूक हबीब ने सिंध हुकूमत को बाकायदा कहते हैं ना निशाने पर रखना, निशाने पर रखते हुए कहा
कि सिंध हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये सब कुछ किया है। जरदारी सिंध शुगर मिल्स के सबसे बड़े बेनिफिशियल हैं। सिंध और वफाक एक दूसरे से लड़ रहे हैं, सिर्फ लड़े जा रहे हैं, लेकिन बेरोज़गारी की वजह से ये जो खुदकुशियों के रुझान में इजाफा हो रहा है वो किसी को नज़र नहीं आ रहा, कोई देख नहीं रहा। और आपने देखा कि हर तरफ एक दूसरे की गलतियों को उछाला जा रहा है। मतलब इस टाइम पे आप जिसको भी सुन लें, हर सियासतदान जब टीवी पर आता है तो आप ये कल से गौर करना शुरू कर दीजिएगा इस बात पर जो मैं कह रही हूँ कि जब कोई आता है तो वो दूसरे के बारे में तनकीद करने के लिए आता है। बाकायदा एक पूरा ये सफ़ा पकड़ा होता है, तैयार किया होता है कि जिसमें दूसरों की सामने वाले की गलतियाँ लिखी होती हैं जो आपके साथ शेयर की जा रही होती हैं। यानी सिर्फ एक दूसरे के बारे में गलतियाँ उनको हाईलाइट करना, उछाला जा रहा है, एक दूसरे पर नाकामियों का मलबा डाला जा रहा है। जैसा हर चीज़ का जिम्मेदार सिर्फ ये जो मेरे सामने खड़ा हुआ है मेरा मुखालिफ, अपनी अपनी कोई जिम्मेदारी किसी को नज़र नहीं आ रही, अपनी अपनी कोताहियाँ नज़र नहीं आ रही, अपने अपने फ्लॉज नज़र नहीं आ रहे। मेरे ख्याल से हम सब कसूरवार हैं, बतौर कौम भी हम कसूरवार हैं। ये जो माफियाज हैं जो सरगर्म हो जाते हैं, महंगाई बढ़ रही है, जो गुर्बत में इजाफा हो रहा है, जो बेचारा गरीब बंदा है, जो खासतौर पे जो लोग बेरोज़गार हैं, जब वो इतना सफ़र कर रहे हैं, इतनी मुश्किलात से गुजर रहे हैं, उसमें क्या माफिया एक्टिव नहीं है? हम सब जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं। और मैं हमेशा की तरह आज भी कहूँगी कि अपनी गलतियों को देखें, अपनी गलतियों का एतराफ़ करें। जो कौमी मामलात हैं, जो मुल्क के मुफाद के मामलात हैं, जहाँ कौम को आपने परेशानी से निकालना है, बेचारी अवाम को परेशानी से निकालना है, वहाँ अल्लाह के बंदों एक पेज पर आ जाएँ। वहाँ पे मुकाबलेबाजी, सामने वाला मुखालिफ, वहाँ पर आप लोग एक पेज पर आ जाएँ। और हर किसी को इंडिविजुअली अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखना होगा, खुद को बदलना होगा, फिर बदलेगा पाकिस्तान। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सिंध असम्बली में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2021 मंजूर होने के बाद से अपोजिशन जमातें सरापा एहतजाज हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सदीकी ने सिंध में नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया है। अच्छा, उनका कहना क्या है कि जी माजूर बल्दियाती निज़ाम सिंध के शहरी इलाकों पर मुसल्लत किया जा रहा है और नए बल्दियाती एक्ट में मशकूक शिकें भी शामिल की गई हैं। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि जी हमारे पास सड़कों पर आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान की जानिब से बल्दियाती तरमीमी बिल 2021 की मंजूरी पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को कानूनी नोटिस भिजवाया गया। अब नोटिस में क्या कहा गया है जी कि जी मौजूदा जो बिल है वो आइन से मुतसादिम है। अच्छा, पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब क्या कहते हैं कि सिंध में गैर कानूनी तामीरात को रेगुलराइज़ करने का कानून तैयार कर लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि जी इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए मुकर्ररा अरसे में तमाम जो गैर तिजारती तामीरात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। इस सिचुएशन के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं सूबाई वज़ीर सिंध और सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी ओवैस कादिर शाह साहब। शाह साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शाह साहब, सिंध की तमाम अपोजिशन जमातें आपके तरमीमी जो बल्दियाती बिल हैं उसके ख़िलाफ़ हैं, तो अब एक सवाल जहन में आता है कि क्या ये जो तरमीम है मंजूर करवाने से पहले पीपल्स पार्टी ने जो दीगर जमातें हैं उनसे बात तक नहीं की थी, उनको एतमाद में लेने की कोशिश तक नहीं की थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और ये क्वेश्चन आपके चैनल के तवज्जुह से सबके सामने जाना चाहिए। इसका जवाब कि जब ये तरमीमी बिल पेश किया जा रहा था तो अपोजिशन की सारी जमातें हाउस में मौजूद थी। मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट नासिर हुसैन शाह ने जब बिल पेश करने से पहले ये वाज़े किया कि आप सब की जो राइटिंग्स हैं, आप सबको जो लिखा गया, आप सबके जो आपसे कॉरेस्पॉन्ड किया गया, आप सबको बताया भी गया और वो सारे सबूत उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा। और उसके बाद अगर एक तरमीमी बिल आ रहा है तो हम फेडरल गवर्नमेंट के नक्शे कदम पे कभी नहीं चलना चाहते। हमेशा सिंध असेंबली वो वाहिद असेंबली है जिसने सबसे ज़्यादा लेजिस्लेशंस की हैं, सबको ऑन बोर्ड लिया है। और जो प्रोविंशियल असेंबली जो है वो सबसे बड़ा फोरम है, आप उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन अगर अपोजिशन जमातों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होगा, उनको पहले बिल भी पेश कर दिया गया कि आप इसको स्टडी कर लें, इसको पढ़ लें, इसको देख लें, अगर आपकी अमेंडमेंट्स हैं, अगर आपको कोई बात करनी है, आपके कोई एतराज़ात हैं तो आप इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े हो जाएं। लेकिन यहाँ पे अपोजिशन के पास कुछ है नहीं, बातें करनी है, होल हंगामा करना है, मछली मार्केट करना है, कभी चारपाई लेके आनी है, कभी हैंड माइक लेके आना है, एहतजाज करना है। वो पेपर्स जिस पे मतलब बहुत आला नाम लिखे होते हैं,
रब्बे बारी ताला का नाम लिखा होता है, फ्लोर वो जो हमारा ऑर्डर ऑफ द डे होता है उसको फाड़ के उसको अजीब व गरीब तरीके से फेंकना है, जैसे किसी महफिल में बैठे हुए हैं, ये स्टाइल्स करने उन्होंने, इनके पास इस चीज़ के सिवा कुछ है नहीं। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई चीज़ अमेंड की जाए, अगर कोई चीज़ गलत है वो दुरुस्तगी की तरफ लाई जाए, तो आप बैठते, आप बात करते, आपको बात करने का पूरा मौका दिया गया। हालांकि हमारे कुछ दोस्तों ने उनसे बात भी की कि आए, बैठ के बात करें, इस पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे आपको टाइम दिया जा रहा है कि आप प्रूव करें कि आपकी अमेंडमेंट्स कौन सी हैं। लेकिन बिल जिस वक्त पेश किया जा रहा था, हंगामा किया गया, हंगामा आराई की गई, वही पुरानी रवायत जो इनको सिखाई गई है कि आपने कुछ करना नहीं है और यही परफॉर्मेंस है, जो सबसे ज़्यादा गलत बोले, जो पॉलिटिकल नॉर्म से हटके हरकतें करे, उसकी तारीफ़ें ऊपर वफाक के पास जाती हैं कि भाई उसकी नौकरी पक्की, अगले 5 साल भी उसको कोई ना कोई नौकरी मिलेगी, तो वो उनको परफॉर्मेंस करनी है और फिर हाउस से बाहर चले जाना है। अब ये पहले ये तो बात करें कि इनको एतराज़ किस शिक पे है, क्या डिस्क्रिमिनेशन हुई है, कौन सा गलत कानून आया है, कौन सा काला कानून है, आपके पास फॉर्म मौजूद है, लेकिन आप बात नहीं करते। अब देखिए ये बातें करना कि ये इसको रद्द कर दिया, सड़कों पे आ रहे हैं, खालिद साहब कह रहे हैं, खालिद भाई कह रहे हैं कि सड़कों पे आएंगे। देखिए असल डॉक्टर साहब वजह कुछ और है, वो सड़कों पे तो किसी और वजह से आना चाह रहे हैं। अभी 3 साल गुजर गए, जो वादे, इकरारनामे और जो इरादे थे वो कोई उनका इरादा तो पूरा नहीं हुआ, कोई वादे भी पूरे नहीं हुए, कोई वफा नहीं हुए। तो अब वो क्या है कि उनको एक मौका चाहिए, निकलना किसी और के ख़िलाफ़ है, अब बेस इसको बनाया जा रहा है, तो वहाँ से भी इनको कुछ नहीं मिला जिनके आसरे पे 3 साल चल रहे थे। अब इनके पास और रह क्या गया? अगर अब भी इनके पास वक्त है, आ जाएं असेंबली सेशन में बैठें, वहाँ एक पॉलिटिक्स सबसे हाईएस्ट फोरम है, आप बैठें यहाँ पे प्रोविंशियल असेंबली में बात करें, लेकिन नहीं करनी बात और सिर्फ यही धमकियां देनी है। अच्छा पाकिस्तान ने, आपको पता है जिस बिल के खिलाफ डायरेक्ट उन्होंने कहा सड़कों पर आने का हम ऐलान करते हैं, ऑप्शन ही कोई नहीं है सड़कों पे आने के अलावा। उन्होंने कुछ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, उनका शॉर्ट होगा, टीम जरा सुनाइएगा। शाह साहब आप भी सुनेगा, फिर मैं आपसे जवाब लेती हूँ। जी चलाइएगा जरा। जी शाह साहब, आपने पहले भी यकीनी तौर पे सुना होगा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को बात करते हुए, अब आपने दोबारा सुना, क्या कहेंगे आप? देखें जी, मैं डॉक्टर साहब यही कहूँगा कि गुस्सा किसी का है, निकल किसी और पे रहा है। मेरे पास तो ये एक सेंटेंस है इनके लिए जो इन पे फिट होता है। अगर ये नुमाइंदगी की बात करते हैं तो क्या जो ये दावा करते थे इस 18 के इलेक्शन में, इनकी पूरी नुमाइंदगी कहाँ गई? कहाँ चले गए ये लोग? ये कितना श्रिंक हो गए? अब 2023 के इलेक्शन में इनको लग पता जाएगा कि ये जिस चीज का दावा करते हैं, जब फ्री एंड फेयर। डॉक्टर साहब देखें, गुस्सा है फेडरल गवर्नमेंट का, 3 साल उनके साथ चलते रहे। मैं खुल के कह रहा हूं, वजीर आजम ने इनको बार बार बुला के चूरन दिया, इनका मसले हल नहीं हुए। जो ये डिमांड करते हैं, इनको एक मिनिस्ट्री बढ़ा के दी गई, कभी कुछ दिया गया, लेकिन वो जो इनको प्रॉमिस किया गया कि इतने पैसे देंगे, इतने फंड्स देंगे आपको, ये चीज़ें जो आपने डिमांड की हैं मिल जाएंगी, वो अभी तक पूरी नहीं हुई और अभी ये लगता है कि आगे पूरी नहीं होंगी, क्योंकि जब उनका ही पोल खोल चुका है, उनकी बातें बयां हो चुकी हैं सबके सामने कि इस पाकिस्तान जब से बना है उसकी तारीख में जितने इन 3 सालों में स्कैंडल्स आए हैं, जितनी सब्सिडीज उन्होंने अपने दोस्तों के शुगर मिल्स को दी हैं, जितने फ़ायदे उन्होंने अपने ATMs को दिए हैं, ये माजी में कभी इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब इनका तो कहीं पे कोई खाते पे नाम ही नहीं है। अब ऊपर इलेक्शन का साल है, अब इलेक्शन में जाने से पहले इन्हें कोई तो फेस सेविंग चाहिए। अब ये वही पुराना कार्ड इस्तेमाल करेंगे जिसको पीपल्स पार्टी ने हमेशा रद्द किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब भी सियासत की है नेशनल लेवल की है, और जहां पे सियासत की है वहां पे यही कहा है कि पाकिस्तान एक सूबा, चारों सूबे एक गुलदस्ते के मानंद हैं, सबको प्यार मोहब्बत से मिलकर रहना चाहिए। यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने कराची की रोशनियां बहाल की। यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने मजहबी, लिसानी, ज़बानी झगड़ों को ख़त्म करके सबको एक दूसरे के करीब किया। यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो आप देख लें पिछले 9-10 साल इनको भी तो डिक्टेटर के मिले थे ना, क्या इन्होंने डेवलपमेंट की? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डेवलपमेंट काउंट कर लें, बैठ जाए मेरे साथ ये किसी टीवी पे। अब इनके पास इलेक्शन में जाने के लिए कुछ है नहीं और इनका गुस्सा है फेडरल गवर्नमेंट पे। कुछ दिनों के बाद ये रोड पे निकलेंगे, उनके सामने अपना कुछ ना कुछ इनको इंस्ट्रक्शंस वहां से आई होंगी कि आप ये काम करें, बोलेंगे आके कुछ बोलना होगा, जो गलत सलत बोलेंगे, जितना गलत बोलेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ। आपको लगता है कि एमकेएम वाले किसी और का गुस्सा, बल्कि आपने वाज़ेह अल्फाज में बोला कि फेडरल गवर्नमेंट का वफाकी हुकूमत का गुस्सा निकाला जा रहा है आप पर,
तो ये जो अभी हाफिज नईम का क्लिप होगा हमारे पास, ज़रा वो भी फिर मैं आपसे सवाल करती हूँ जी, सुनिएगा ज़रा आप भी शाह साहब। अच्छा शाह साहब, आपने सुना हाफिज़ नईम साहब को, तो अब आपके जवाब में से मेरे पास सवाल है कि क्या अब हाफिज़ नईम साहब जो हैं सीएम सिंध को ये जो नोटिस भेज रहे हैं वो भी किसी का गुस्सा निकाल रहे हैं सीएम सिंध पे? देखें, अगर हाफिज़ नईम साहब को किसी बात पे एतराज़ है, वो बहुत मेरे लिए उनके लिए बहुत इज़्ज़त है, बाइस इज़्ज़त है मेरे भाई। वो हमेशा बोलते रहते हैं और कुछ दिनों के बाद ठंडे हो जाते हैं चीज़ों में। उन्होंने एक लीगल नोटिस भेजा है और ठीक है, उनका जवाब सीएम साहब देंगे। अगर वो कोर्ट जाना चाहते हैं तो वो कोर्ट भी चले जाएं, वहाँ पे भी हम अपनी सारी चीज़ें वहाँ पे डिफेंड करेंगे। ये मामला अगर जाएगा तो उसको देखेंगे। लेकिन क्या मैं ये सवाल कर सकता हूँ हाफिज़ साहब से कि आज जो इंक्रोचमेंट के बारे में कोर्ट के डिसीशंस आ रहे हैं, आज जो इतनी खलबली मची हुई है, क्या वो नेमतुल्लाह खान साहब का दौर नहीं था जो कराची की 4 या 5 मेन सड़कों को कमर्शलाइज किया गया? जिस 1000 गज के बंगले में एक घर या एक ख़ानदान या 2 ख़ानदान रहते थे, 15 से 20 लोग, वहाँ आज उधर कोई 1000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। जिस घर में 300 गज या 2000 गज के बंगले में कोई सिर्फ 10 या 8 लोग रहते थे, आज वहाँ पे 200 फैमिलीज़ रह रही हैं। क्या ये वो दौर भूल गए? और आज उस दौर, आज यहाँ पे बैठ के ये इल्ज़ाम तराशिया कर रहे हैं। क्यों नहीं आते उस पुरानी चीज़ों को? कराची का किसने हशर ख़राब किया? ये बिजलियाँ, ये बिल्डिंग्स अभी कोई 5, 10, 15 साल में नहीं बनी हैं। इनके पेपर्स निकाल लें, इनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन निकाल लें, देख लें कि हुआ क्या है। और फिर इल्ज़ाम आता है पीपल्स पार्टी पे। हाफिज़ साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया है ठीक है, उसको जब नोटिस आ गया है तो उसका जवाब हम ज़रूर देंगे। और इंशाल्लाह जब जवाब आएगा तो बेहतर ये होगा कि वो जवाब आने दीजिए, तो फिर हम आपके शो में भी आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, हाफिज़ साहब को बैठा दीजिएगा तो आमने सामने बात हो जाएगी। ठीक है, यानी जवाब के बारे में आप अभी से आप कॉन्फिडेंट हैं कि जवाब ऐसा होगा कि आप प्रोग्राम में भी आएंगे और आमने सामने भी बात कर लेंगे उनके साथ। ठीक है। अच्छा शाह साहब, ये पीपल्स पार्टी ने सिंध में जो गैर कानूनी तामीरात हैं इनको रेगुलराइज करने का कानून तैयार किया है, तो आपको क्या लगता है कि जो पीटीआई के गवर्नर इमरान इस्माइल साहब हैं, इस ऑर्डिनेंस पे पीपल्स पार्टी का आप लोगों का साथ देंगे? देखें जी, जिस चीज़ की लॉ परमिशन देता है, जो लॉ के एम्बिट में चीज़ें आती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा वही लेजिस्लेशन की है, वही कानून बनाए हैं और असेंबली से अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑन रिकॉर्ड है कि इन 3 सालों में, बल्कि आप पुरानी अगर हिस्ट्री भी देख लें 13 सालों की, तो मोस्टली हमने अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लिया है। बहुत से हमारे कानून यूनानिमसली पास भी हुए हैं। अब भी जो कानून बनाया जा रहा है, मुर्तज़ा वहाब साहब कुछ दिनों में इस पर ब्रीफिंग भी देंगे, अगर ऐसा कानून आप सुनेंगी कुछ दिनों में, तो जो कानून बनाया जाएगा उम्मीद है कि उसमें हम सबको ऑन बोर्ड लिया जाएगा, सबको बुलाया जाएगा। हमने ना ये लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस में किसी को पीछे छोड़ा या अकेला कानून बनाया, सबको ऑन बोर्ड लिया। अब अगर वो नहीं मानते तो ये उनकी मर्ज़ी है। अब ये भी अगर कोई कानून बनेगा और बनाया जा रहा है या आगे आएगा तो आप इस पर देख लेंगी, जो टेक होगा वो इंशाल्लाह आगे पता चल जाएगा। ठीक है शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और मुझे ब्रेक पे जाना है और ब्रेक से वापसी पे मेरे साथ मौजूद होंगे नूर मुकद्दम केस के वकील शाह खावर साहब। वेलकम बैक नाजरीन। इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत के दौरान मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के वकील ने मुलजिम के जहनी मरीज़ होने की दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में क्या कहा गया है जी कि मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र मुनशियात के इस्तेमाल के बायस तवील अरसे से एक जहनी बीमारी में मुब्तला है और जिस दिन उन्हें गिरफ्तार किया गया उस वक्त भी वो इसी कैफियत में मुब्तला थे। अदालत में दायर दरख्वास्त में मज़ीद ये कहा गया है कि पुलिस और तफ्तीशी एजेंसी जो है वो मुलजिम की जहनी हालत बताने में नाकाम रहे हैं और पुलिस ने जानबूझकर मुलजिम की जहनी हालत को छुपाया है। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि अदालत ने मरकजी मुलजिम समेत तमाम मुलजिमान पर फ़र्द जुर्म आयद किया, तहम मरकजी मुलजिम ने इस पर कोई रद्द अमल नहीं दिया क्योंकि मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र को अदालती कार्रवाई की कोई समझ ही नहीं आ रही थी। अच्छा, मरकजी मुलजिम के वकील की जानिब से दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि अदालत कानून के मुताबिक मुलजिम की जहनी हालत को जाँचने के लिए एक मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको याद करवाना चाहूँगी कि इस्लामाबाद की जो रिहायशी नूर मुकद्दम को रवां साल 20 जुलाई को कत्ल कर दिया गया था और नूर मुकद्दम के कत्ल की जो FIR है उनके वालिद साबिक सफ़ीर शौकत मुकद्दम की मुद्दत में दर्ज करवाई गई थी, जिसमें मकतूला के जो दोस्त हैं ज़ाहिर जाफ़र को मरकज़ी मुलजिम नामज़द किया गया था। उसने तशद्दुद किया
मुझे नहीं लगता कि वो अपने होशोवास में तब नहीं था या इस तरह की बीमारी में मुब्तला था। बहरहाल अब इसका जो डिसीजन आएगा उस पर डिपेंड करेगा और तमाम जो कौम है उसकी नज़रें इसी डिसीजन पर हैं। तमाम लोग मुंतज़िर हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं सीनियर कानूनदान और वकील नूर मुकद्दम के शाह खाबर साहब। शाह खाबर साहब, पूरी कौम ये जानना चाहती है कि इसका डिसीजन कब तक आएगा। तमाम लोग जो हैं उनकी बड़ा सेंटिमेंट्स में कहना चाहूँगी, बल्कि एक इमोशनल अटैचमेंट हो चुकी है इस केस के साथ, क्योंकि जिस तरह जुल्म किया गया, जिस तरह नूर मुकद्दम के साथ किया गया, मैं तो अललान ये बात कहूँगी कि मुझे तो नहीं लगता कि ये बंदा जो ज़ाहिर जाफ़र है ये किसी किस्म का जहनी मरीज़ है। जिस तरह उसने तशद्दुद किया, किसी की जान ले ली तशद्दुद करने के बाद, और बाद में जहनी मरीज़ हो जाते हैं ऐसे लोग। देखिए बिल्कुल ऐसे ही कि आपको पता है कि ये 20 तारीख को मौका से पकड़ा गया था, अपने घर में ही अपने कमरे में मौजूद, जिसमें उसने कत्ल किया था, और वो मुतवफ़िया की जो डेड बॉडी है वही से बरामद हुई, और इसके पास सारी जो इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल वहाँ से कलेक्ट हुआ। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसको 21 तारीख को मजिस्ट्रेट की अदालत में जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया गया, और वो मुतअद्दिद बार अदालत में पेश होता रहा। टोटल 11 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो उसका वो पुलिस ने हासिल किया, और पुलिस ने उसके पहले स्टेटमेंट में ही ये चीज़ उन्होंने खुद लिखी थी कि ये ज़हनी तौर पर बिल्कुल तंदुरुस्त है और होशो हवास में है, और उस पर वो चूंकि उनकी उसकी जो स्टेट है वो पुलिस ने लिखनी पड़ती है, तो उन्होंने भी लिखा। और दूसरी जहाँ पर ज़हनी मरीज होने का जो एक प्ली लेना है वो सबसे पहले लेना चाहिए, क्योंकि जब ये इनका जिस्मानी रिमांड मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा था उस वक्त भी उनके वकला जो है उनकी तरफ से पेश होते रहे हैं, और उन्होंने कभी भी वो यहाँ ये तो ज़रूर करते रहे कि इनको मजीद जिस्मानी रिमांड न दिया जाए, लेकिन उन्होंने उसके ज़हनी मरीज होने की कभी भी प्ली नहीं ली। और आज जो है वो आप देख लें कि जब ट्रायल जो है वो अपने बिल्कुल जो इस्तगासा की शहादत है वो तकरीबन 80% शहादतें मुकम्मल कर चुकी है, तो आज उनके वकील की तरफ से ऐसी दरख्वास्त आई है कि ये जिस दिन ये वक़ुआ हुआ है उस दिन भी ज़हनी मरीज था और आज भी ज़हनी मरीज है, लिहाजा ज़ाब्ता फौजदारी के मुताबिक एक ज़हनी मरीज जो है उसको ट्रायल नहीं किया जा सकता, उसके खिलाफ ट्रायल जो है वो आगे शुरू नहीं किया जा सकता। तो इसलिए उन्होंने फिर एक मेडिकल बोर्ड की दरख्वास्त भी दी है। लेकिन यहाँ पे एक अमर बड़ा जरूरी है कि ये अदालत ने डिसाइड करना है जिसके पास ट्रायल हो रहा है। और आपको एक बात याद होगी कि 3 नवंबर को जब जाहिर जाफर ने वहां पे एक सिचुएशन क्रिएट की, उसके ऊपर जो है एक FIR भी उसके खिलाफ लॉन्च हुई कि उसने कोर्ट में बदतमीजी की और पुलिस वालों से हाथापाई भी की, और जिसकी बर्दाश्त में थाना कौसार इस्लामाबाद में उसके खिलाफ पुलिस ने ही एक FIR कटवाई है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ये बड़ी चालाकी से अपने आप को इस तरह की जो है वो शो करने की कोशिश कर रहा है। तो जहां तक उनकी प्ली लेने का ताल्लुक है, उसका ये मतलब नहीं है कि ये ट्रायल रुक गया है। अब आइंदा जो है उसकी समाअत अगले वेडनेसडे को जितनी बाकी शहादत है इस्तगासा की लिए उसके लिए मुकर्रर है। ये दरखास्त उन्होंने आज दी है, उसका हम जवाब जो है वो आइंदा तारीख पेशी पे देंगे, और कोर्ट जो है ये ऑब्जर्व कर रही है उसकी हरकतें, और ये कोर्ट ने डिसाइड करना है। लेकिन कोर्ट उसके सारी चीजों को देखने के बाद ही ये फैसला कर सकती है। लेकिन मुझे ये कभी इम्कान है, फैसला तो कोर्ट ने करना है जिसके पास ये दरखास्त है, कि वो ये दरखास्त मुस्तरद करेंगे, और कोर्ट को ये के सामने जो हरकतें हो रही हैं वो बदनज़र ज़ाहिर ये लग रहा है कि इसको समझाया गया है कि वो अपने आप को इस तरीके से पोर्ट्रे करे कि उस पे जो है वो पागलपन होने का जो है खतरा। ठीक है। अच्छा शाह खाबर साहब, ये जो अब ये केस है ये किसी हद तक मुतासिर भी हो सकता है इस तरह की दरख्वास्त के बाद, और मेडिकल बोर्ड अगर तश्कील दिया जाए फिर इसकी रिपोर्ट आने तक इस केस की जो दीगर अदालती कार्रवाई है क्या ये रुक सकती है या बहुत ज़्यादा डिले हो सकती है? मैं आपको मिसालें देता हूँ कि ये ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 365 है कि जो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में जो ट्रायल हो रहा होता है, और अगर अदालत ये ओपिनियन का कि जो मुल्ज़म है जिसके खिलाफ ट्रायल जारी है वो ज़हनी मरीज है और अपना डिफेंस ठीक तरीके से प्लीड नहीं कर सकता, तो वो फिर अपने ओपिनियन फॉर्म करने के बाद उसको मेडिकल बोर्ड में भिजवाया जा सकता है, और फिर उसका ट्रायल जो है वो मुअत्तल हो जाता है। तो वो तो एक लॉ की प्रोविजन तो मौजूद है, लेकिन ये डिसाइड जो है वो ट्रायल कोर्ट ने करना है। अगर कोई दरखास्त ना भी दे
और ट्रायल कोर्ट है किसी भी मुकदमा में अगर वो महसूस करे फौजदारी मुकदमा में कि एक जो मुलज़म उनके सामने पेश हो रहा है वो ज़हनी हालत उसकी ठीक नहीं है और उसकी सोचने समझने की सलाहियत एक आम जो है वो इंसान की तरह नहीं है और वो अपना डिफेंस जो है वो प्लीड नहीं करता, तो उस सूरत में कोर्ट ये ओपिनियन फॉर्म करके मेडिकल बोर्ड देती है। आज ये जो दरखास्त दी गई है ये बिल्कुल एक सोची समझी और आफ्टर थॉट का नतीजा है। तो हमारा ये जो है कभी हमें इम्कान है कि अदालत उनकी ये दरखास्त जो है वो खारिज करेगी, क्योंकि इतनी अरसे के बाद ट्रायल के बिल्कुल 80% जो है जब इस्तगासा की शहादत मुकम्मल हो चुकी है उस वक्त ये ऐसी प्ली लेना जो है ये आफ्टर थॉट है और सोचे समझे मंसूबे का नतीजा है और सिर्फ उसको ट्रायल से बचाना है। अच्छा शाह खबर साहब, ये जो दरख्वास्त में कहा गया है कि जी पुलिस ने तफ्तीशी एजेंसी ने ज़हनी हालत बताने में नाकाम रहे हैं, पुलिस ने जानबूझकर ज़हनी हालत को छुपाया है, तो ये तो पुलिस पे सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पुलिस ने जानबूझकर उसकी ज़हनी हालत को छुपाया। देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि पुलिस के छुपाने या ना छुपाने से नहीं है। एक बंदा है जिसका ट्रायल हो रहा है, एक ट्रायल अदालत में डिस्ट्रिक्ट एडिशनल सेशन जज साहब की, तो ये कोर्ट ने ओपिनियन फॉर्म करना है। कोर्ट अगर ये ओपिनियन खुद फॉर्म कर ले, किसी की दरखास्त भी ना आए, तो ये कोर्ट ने करना है, कोर्ट के अलावा कोई नहीं कर सकता है इसको। तो जब कोर्ट इसका ट्रायल कर रही है और उसका जो है ट्रायल रवा दवा है और उस पर मुल्जिम जाहिर जाफर और दीगर जो शरीक मुल्जमान है वो बहस उस पर जिरा भी कर रहे हैं गवाहान के ऊपर, या तो उन्होंने किसी भी गवाह के ऊपर अगर कोई ऐसी एक सजेशन दी हुई हो, वो भी ऐसी बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी कोशिश जो है ये कामयाब नहीं होगी। ठीक है, उनकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। आप पूरी उम्मीद हैं कि इस केस का फैसला बिल्कुल मेरिट पर होगा और ये शख्स इस तरह की अगर कोशिश कर रहा है बचने के लिए तो ये नाकाम ही होगा। आपका लास्ट कमेंट। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शाह खबर साहब आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।